नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष का एक ऐसा टॉपिक है जो मुहूर्त के लिए बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। जी हाँ, नक्षत्रों के आधार पर ही मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है और कौन सा काम आपको किस नक्षत्र में करना चाहिए और उसका कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसी के विषय में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी 27 नक्षत्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो हम नक्षत्रों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष में इनका क्या महत्व होता है। देखिए, जब भी कुंडली का निर्धारण किया जाता है और ये तय किया जाता है कि कुंडली का लग्न कौन सा होगा और कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ होगा, तो इसका निर्धारण नक्षत्रों के आधार पर ही किया जाता है। जब भी किसी भी प्राणी का जन्म होता है और उसकी कुंडली बनाई जाती है, तो उस समय यही देखा जाता है कि जिस समय उस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड के पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही थी, और वो राशि हो जाती है उसकी लग्न राशि। और ये भी देखा जाता है कि जिस समय उस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के किस पद में था, और इसी के आधार पर उस कुंडली के ग्रहों की डिग्री और वो किस राशि में बैठेंगे ये निर्धारित किया जाता है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, सभी नक्षत्रों के 4 पद होते हैं और प्रत्येक राशि इन्हीं नक्षत्रों के 9 पद से मिलकर बनती है। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक राशि 30 डिग्री की मानी जाती है। इसी के आधार पर प्रत्येक नक्षत्र का प्रत्येक पद 3 डिग्री 20 मिनट का माना जाता है और इसी के आधार पर एग्जैक्ट कुंडली बनाई जाती है। तो ये तो हो गई नक्षत्रों की बेसिक जानकारी और उसका रोल हमारी कुंडली के निर्धारण में। और इससे यही समझ में आ रहा है कि नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और नक्षत्रों का सबसे बड़ा रोल मुहूर्त के रूप में किया जाता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए जब शुभ मुहूर्त देखा जाता है उस समय सही नक्षत्र का होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नक्षत्र ही ये तय करते हैं कि आपके द्वारा शुरू किया गया कोई काम सही होगा या नहीं होगा और उसका आपको कैसा फल देखने को मिलेगा। तो चलिए अब सभी 27 नक्षत्रों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें सबसे पहले नक्षत्र की, जो कि होता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु देवता और देवता होते हैं अश्विनी कुमार। और अश्विनी नक्षत्र में कोई भी नया कार्य किया जा सकता है, यात्रा आरंभ की जा सकती है और वाहन खरीदी के लिए भी ये नक्षत्र बहुत शुभ होता है। यदि अश्विनी नक्षत्र में किसी भी कार्य का प्रारंभ होता है तो वो बहुत ही तेज गति से पूरा होता है और उस कार्य में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा नक्षत्र होता है भरणी नक्षत्र, जिसके स्वामी शुक्र देवता को कहा गया है और इनके देवता यमदेव को कहा गया है। और भरणी नक्षत्र में भूमि से रिलेटेड कार्य, कानून से रिलेटेड कार्य करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। या आपको किसी भी प्रकार का कठिन और बड़ा डिसीजन लेना है तो ये भरणी नक्षत्र में लेना बहुत शुभ माना जाता है। और इससे होता यह है कि जितने भी आपके कठिन कार्य होते हैं या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य होते हैं उनमें सफलता मिलती है और जो भी आपकी समस्या होती है उसका समाधान होता है। इसीलिए भरणी नक्षत्र में भूमि और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कड़े डिसीजन लेना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद तीसरा नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं और देवता होते हैं अग्निदेव। कृत्तिका नक्षत्र में गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य, प्रतियोगिता से रिलेटेड कार्य में सफलता मिलती है और यदि इस तरह के कार्य कृत्तिका नक्षत्र में किए जाते हैं तो उनमें बड़ी सफलता मिलती है और मान सम्मान मिलता है। इसके बाद आता है रोहिणी नक्षत्र, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं और देवता होते हैं ब्रह्मदेव। और वहीं बात करें कार्यों की तो रोहिणी नक्षत्र विवाह के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और जितने भी धन और सुख सुविधाओं से रिलेटेड कार्य होते हैं उनके लिए भी रोहिणी नक्षत्र को काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यदि ये सब काम रोहिणी नक्षत्र में किए जाते हैं तो जीवन में संपन्नता आती है और वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीतता है और जो वैवाहिक जीवन है आपका उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद पांचवा नक्षत्र होता है मृगशिरा नक्षत्र, जिसके स्वामी मंगल देव को कहा गया है और देवता होते हैं सोमदेव। और मृगशिरा नक्षत्र में व्यापार करना, व्यापार के लिए यात्रा करना,
किसी नए विषय को जानना या उसकी पढ़ाई करना, ये अच्छा माना जाता है। तो यदि आप मृगशिरा नक्षत्र में इस तरह के कार्य करते हैं तो व्यापार में लाभ होता है और आपकी जो जानकारी है वो आपके काम आती है, जिससे धन लाभ होता है। इसके बाद छठवां होता है आद्रा नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु देवता होते हैं और देवता होते हैं इसके रुद्र देवता। और आद्रा नक्षत्र में रिसर्च, तकनीक और परिवर्तन से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। यदि आपको किसी काम में कोई परिवर्तन करना है तो वो आद्रा नक्षत्र में करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यदि आप आद्रा नक्षत्र में इस तरह के काम करते हैं, अपने काम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, तो इसमें आपको आपकी समस्या का समाधान होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। इसके बाद आता है पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी गुरु देवता होते हैं और देवी होती हैं अदिति देवी। और पुनर्वसु नक्षत्र गृह प्रवेश के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही साथ शिक्षा के लिए और किसी भी काम की दोबारा शुरुआत करने के लिए इस नक्षत्र को काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यदि आप इस नक्षत्र में ये काम करते हैं तो आपके रुके हुए काम जल्द पूर्ण होते हैं। इसके बाद आता है पुष्य नक्षत्र, जिसके स्वामी शनि देवता होते हैं और इसके देवता होते हैं बृहस्पति देवता। और देखिए, पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो लगभग सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। चाहे आपको व्यापार हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, सोने चांदी की खरीद करनी हो या गुरु से रिलेटेड कोई कार्य करना हो, पुष्य नक्षत्र इन सभी कामों के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यदि आप पुष्य नक्षत्र में कोई कार्य प्रारंभ करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा लाभ देखने को मिलता है। इसके बाद आता है अश्लेषा नक्षत्र, जिसके स्वामी बुध देवता होते हैं और देवता होते हैं इसके नाग देवता। वहीं बात करें अश्लेषा नक्षत्र में करने योग्य कार्य की, तो अश्लेषा नक्षत्र में आप प्लानिंग कर सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। ये सब काम अश्लेषा नक्षत्र में करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यदि आप अपने किसी भी कार्य की प्लानिंग अश्लेषा नक्षत्र में करते हैं तो उस प्लानिंग की सफल होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इसके बाद आता है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु देवता होते हैं और इनके जो देवता कहे गए हैं वो हमारे पितृगण कहे गए हैं। और मघा नक्षत्र राजकीय कार्य, पितृ संबंधी कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पितृ से रिलेटेड कोई पूजा करवानी है या इस तरह का कोई काम करवाना है तो वो इस नक्षत्र में करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यदि आप इस नक्षत्र में पितृ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो यदि आपकी कुंडली देखकर किसी ने पितृ दोष बता दिया है तो आप इस नक्षत्र में पितरों की शांति करवा सकते हैं, जिससे पितृ दोष का शमन हो जाएगा और आपको पितरों का आशीर्वाद देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जिसके देवता शुक्र देवता को कहा गया है और इसके स्वामी कहे गए हैं भग देवता। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी विवाह, प्रेम और कला संबंधी कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। तो यदि आप अपने विवाह, वैवाहिक कार्य, सगाई या इससे रिलेटेड कार्य इस नक्षत्र में करते हैं तो इन कार्यों में सफलता बहुत अच्छी मिलती है और आगे भी आपके जो रिलेशन है उनमें काफ़ी अच्छी मधुरता बनी रहती है। इसके बाद आते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जिसके स्वामी सूर्य देवता को कहा गया है और इसके देवता आर्यमा देवता को कहा गया है। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आप पार्टनरशिप से रिलेटेड कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपको बिजनेस में किसी तरह की पार्टनरशिप करनी है या आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उस पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में आप जो भी व्यापार या काम पार्टनरशिप में करने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और जो पार्टनरशिप है वो कंटिन्यू रही आएगी। इसके बाद आता है हस्त नक्षत्र, जिसके स्वामी चंद्र देवता को कहा गया है और इनकी अधिष्ठाता देवी सविता देवी को कहा गया है। और हस्त नक्षत्र व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, राइटिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और आपके हाथों से रिलेटेड जो कार्य है उनके लिए भी हस्त नक्षत्र को काफ़ी अच्छा कहा गया है। तो यदि आप हस्त नक्षत्र में कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी स्किल्स इन्वॉल्व होती है, आपके हाथों की कारीगरी इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे कार्य हस्त नक्षत्र में ज़्यादा अच्छे फलीभूत होते हैं और उनका काफ़ी अच्छा फल देखने को मिलता है। इसके बाद आता है चित्रा नक्षत्र, जिसके स्वामी मंगल देवता होते हैं और इसके अधिष्ठाता देवता विश्वकर्मा देवता को कहा गया है। अब चित्रा नक्षत्र में आप किसी भी तरह का निर्माण कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, निर्माण की प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह के काम के लिए
चित्रा नक्षत्र काफ़ी अच्छा कहा गया है। और यदि आप इस तरह के काम चित्रा नक्षत्र में करते हैं तो आगे चल के इसका काफ़ी अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है स्वाति नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु देवता को कहा गया है और इनके जो देवता हैं वो वायु देवता को कहा गया है। और स्वाति नक्षत्र व्यापार के लिए, विदेश से रिलेटेड कार्यों के लिए और जितने भी ऑनलाइन रिलेटेड काम हैं उनके लिए इस नक्षत्र को काफ़ी अच्छा कहा गया है। तो यदि आप स्वाति नक्षत्र में इस तरह का काम करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं और आपको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसके बाद आता है विशाखा नक्षत्र, जिसके स्वामी बृहस्पति देवता को कहा गया है और इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो अग्निदेव को भी कहा गया है और इंद्रदेव को भी कहा गया है। और विशाखा नक्षत्र में आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। प्रतियोगिता रिलेटेड जो कार्य हैं वो इस नक्षत्र में करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है अनुराधा नक्षत्र, जिसके स्वामी शनि देवता होते हैं और देवता होते हैं मित्र देवता। और ये नक्षत्र मित्रता, टीम वर्क और संगठन से रिलेटेड कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है ज्येष्ठ नक्षत्र, जिसके स्वामी बुध देवता होते हैं और इसके जो देवता कहे गए हैं वो कहे गए हैं इंद्र देवता। और ज्येष्ठ नक्षत्र प्रशासन से रिलेटेड कार्य, सुरक्षा से रिलेटेड कार्य और जितने भी जिम्मेदारी वाले कार्य होते हैं उनको करने के लिए ज्येष्ठ नक्षत्र सबसे अच्छा कहा गया है। इसके बाद आता है मूल नक्षत्र, जिसके स्वामी केतु देवता होते हैं और इसके जो देवता कहे गए हैं वो कहे गए हैं निरुति देवता। और मूल नक्षत्र भी रिसर्च, आध्यात्मिकता और जो इन डेप्थ नॉलेज है उससे रिलेटेड कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, डीप नॉलेज इन्वॉल्व है, तो यदि आप इसे मूल नक्षत्र में करते हैं तो आपकी जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल होती है, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, जिसके स्वामी शुक्र देवता होते हैं और इसके अधिष्ठाता देवता जल देवता को कहा गया है। और पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में प्रचार, मीडिया और आत्मविश्वास से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो कार्य सफल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपके काम की एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रचार प्रसार करना है, तो वो इस नक्षत्र में स्टार्ट करके यदि आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता देखने को मिलती है। इसके बाद आता है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, जिसके स्वामी सूर्य देवता को कहा गया है और इसके अधिष्ठाता देवता विश्वदेव को कहा गया है। और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में सरकार से रिलेटेड कार्य, नेतृत्व से रिलेटेड कार्य और आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं उनको करने के लिए इस नक्षत्र को काफ़ी अच्छा कहा गया है। तो यदि आप इस तरह के कार्य इस नक्षत्र में स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आगे जाके आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है श्रवण नक्षत्र, जिसके स्वामी चंद्र देवता को कहा गया है और इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो कहे गए हैं विष्णु भगवान। और श्रवण नक्षत्र शिक्षा, मंत्र साधना और जितने भी ज्ञान से रिलेटेड कार्य हैं इनके लिए शुभ कहा गया है। तो यदि आप श्रवण नक्षत्र में इस तरह का काम करते हैं, ज्ञान से रिलेटेड कोई काम आरंभ करते हैं, तो आपके ज्ञान में वृद्धि देखने को मिलती है और आपको मान सम्मान मिलता है। इसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र, जिसके स्वामी मंगल देवता को कहा गया है और इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो वसु देवता को कहा गया है। और धनिष्ठा नक्षत्र म्यूजिक, धन कमाने वाले कार्य और सामाजिक कार्यों के लिए अच्छा कहा गया है। तो यदि आप इस नक्षत्र में कोई ऐसे काम करते हैं जो समाज से रिलेटेड हैं, धन कमाने से रिलेटेड हैं, म्यूजिक से रिलेटेड हैं, तो उनमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलती है। इसके बाद आता है शतभिषा नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु देव होते हैं और अधिष्ठाता देवता होते हैं वरुण देवता। और शतभिषा नक्षत्र चिकित्सा, ज्योतिष और रिसर्च रिलेटेड कार्यों के लिए भी अच्छा कहा गया है। इसके बाद आता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जिसके स्वामी गुरु देवता को कहा गया है और इसके अधिष्ठाता देवता होते हैं अजयपाद देवता। और इस नक्षत्र में तपस्या, साधना और गहन अध्ययन काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यदि इस तरह के कार्य इस नक्षत्र में होते हैं तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके बाद आता है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जिसके स्वामी शनि देवता होते हैं और इसके अधिष्ठाता देवता होते हैं अहीर बुधन्य। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र ध्यान, सेवा और इस तरह के कार्य के लिए अनुकूल माना जाता है। तो यदि आप उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ध्यान करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो आपको मानसिक शांति मिलती है।
और अंत में आता है रेवती नक्षत्र, जिसके स्वामी बुध देवता होते हैं और अधिष्ठाता देवता होते हैं पूषा देवता। और रेवती नक्षत्र भी यात्रा, व्यापार या किसी भी नई शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यदि आप रेवती नक्षत्र में अपनी यात्रा करते हैं तो यात्रा सफल होती है, व्यापार का आरंभ करते हैं तो व्यापार में उन्नति और धन लाभ होता है, और रेवती नक्षत्र में कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो वो सफल रहती है। तो इस तरह से अलग अलग कामों को शुरू करने के लिए अलग अलग नक्षत्र अपना रोल प्ले करते हैं। किसी नक्षत्र में किसी तरह का काम करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है और किसी नक्षत्र में किसी तरह का काम करना कम अच्छा माना जाता है। किसी नक्षत्र में किसी तरह के काम करने से उन्नति होती है और किसी नक्षत्र में किसी दूसरे काम को करने से ज़्यादा उन्नति देखने को मिलती है। और इस तरह से नक्षत्रों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस वक्त किस तरह का कार्य करने से हमें किस तरह की उन्नति या अवनति प्राप्त हो सकती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।